So we'll start with next question. Our question number 15th. As you can see, the road in question number 14th above is constructed as per the requirements. क्वेश्चन नंबर 14 का हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला है द रोड इन द क्वेश्चन 14th इज अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स. तो क्वेश्चन नंबर 14 पे पहले जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया आपको? दे आर टेलिंग यू पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 72 मीटर. वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू बी ड्रिवन फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर. और हमने 216 किलोमीटर पर आवर को 60 मीटर पर सेकेंड आता है ये कन्वर्ट कर लिया था. विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड. तो टिल्टेड मतलब कितना एंगल ऑफ बैंकिंग है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड. तो हमको इस क्वेश्चन का डेटा मतलब एस, उसके बाद v की वैल्यू एंड r की वैल्यू यूज करना है इन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15th. राइट. तो पहले ही मैं लिख देता हूं यहाँ पे व्हाट यू आर सपोज टू यूज इज गिवन डेटा में आपके पास r की वैल्यू है 72 मीटर. स्पीड v is 216 किलोमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर और इसको कन्वर्ट करोगे तो 60 मीटर पर सेकेंड. एंड आपको s की वैल्यू दी थी विच इज 10 मीटर मतलब विड्थ ऑफ द रोड. तो यही वैल्यूज यूज करनी है. अब आगे आपको बोला है द रोड इन दिस क्वेश्चन अबव 14 है ना is constructed as per the requirement. The coefficient of static friction between the tires of vehicle on this road is 0.8. So you have coefficient of static friction mu s की value which is 0.8. right. Will there be any lower speed limit? तो स्पीड लिमिट लोअर लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं पहला तो ये पूछा है. by how much can the upper speed limit exist in this exceed in this case. तो क्वेश्चन में इन शॉर्ट आपको लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट दोनों फाइंड करने हैं एंड देन चेक हाउ मच अपर लिमिट एक्सीड इन दिस केस. मतलब लोअर के कंपैरिजन में अपर लिमिट कितना ज्यादा है. इन शॉर्ट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है. दैट्स इट. तो यू आर सपोज टू फाइंड टू थिंग्स. नंबर 1 इज lower limit v minimum. Number 2 is v maximum. Okay, then फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. इजी है फॉर्मूला. यू शुड नो. हमने फॉर्मूला डिराइव किया था. तो v मिनिमम और v मैक्सिमम एक चीज समझ लेना ये दोनों फॉर्मूलाज स्ट्रक्चर वाइज सेम है. दोनों में अंडर रूट है. दोनों में RG एंड RG. हियर इट वाज tan थीटा. मिनिमम के लिए ऊपर माइनस नीचे प्लस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. एंड फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम के लिए ऊपर न्यूमरेटर में प्लस नीचे माइनस. राइट. तो tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस mu s tan theta. right, this is what you have. तो फॉर्मूलाज आपको पता है तो देन इट इज सिंपल क्योंकि आप सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड डन. तो वंस यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज सबसे पहला केस है टू फाइंड आउट मिनिमम v मिनिमम विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r कितना था 72. g की वैल्यू कितनी है 10. उसके बाद क्या था इनसाइड ब्रैकेट इफ यू सी tan थीटा. अब ये tan थीटा पिछले एग्जांपल से लेना पड़ेगा. कितना आया था tan थीटा हमने फाइंड किया था ना. tan थीटा नहीं थीटा इज 78 बट tan थीटा इज 5 क्योंकि थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 5. तो tan थीटा इक्वल टू 5. तो tan थीटा इक्वल टू 5 आपको यूज करना है. तो ये आ गया 5 माइनस म्यू एस की वैल्यू 0.8 अपॉन 1 प्लस mu s is 0.8 and tan theta is 5. Then this is equal to 72 or 10 720. This is 4.2. 0.8 into 5 4. 1 plus 4 is 5. Right. इसको सॉल्व करना पड़ेगा.
हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ टू सॉल्व दिस? 720/5 कितना आता है? 144। 144 का रूट 12 और 4.2 का रूट, 4 का रूट होता है 2, 4.2 का स्लाइटली ग्रेटर देन 2, ये एक्चुअली 2.08 ऐसा कुछ आएगा, 2.08 या 09 आएगा, वॉट एवर इट इज। तो यू विल गेट दिस एज 12 into 2.08, राइट। तो ये 24 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिल रहा है 24.58। 24.58 हमने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया तो हमको मिला ये 24.16। तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 24.58। 24.58 क्या मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे आया? आर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की थी मीटर में, जी की वैल्यू था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट विल बी मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली 14th नंबर क्वेश्चन जो था उसमें स्पीड आपको दिया था 216 किलोमीटर पर आवर और आपका यहाँ पे आंसर आया मीटर पर सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5। तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। एंड देन इफ यू डू सिंप्लीफाई दिस तो इसके बाद ये मिलता है 88 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा आपका 88 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया लोअर लिमिट। अब फाइंड करना है अपर लिमिट। Vmax इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। आर जी कितना है? आर जी 720। यहां पे 5 प्लस 5 माइनस किया पे प्लस, नीचे भी सेम 1 minus 0.8 into 5. Then if you see यहां पे ये 720 रहने दो, दिस इज 5.8, 1 minus 4 minus 3, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आना मतलब नंबर इमेजिनरी हो जाता है, तो दैट इज वाई अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी है ना। अंडर रूट ऑफ -1 कितना? आई। व्हाट इज आई? इमेजिनरी नंबर। तो यहां पे आप बोलोगे Vmax इज इमेजिनरी, क्योंकि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है तो इट इज इमेजिनरी एंड हेंस अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, Vmax एंड V मिनिमम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th. During a stunt, a cyclist considered to be a particle. तो सर्कुलर मोशन में हमेशा हम लोग, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो चाहे वर्टिकल हो, हम हमेशा बॉडी को एज अ पार्टिकल मतलब पॉइंट मास ही ट्रीट करते हैं। is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? Mass of the artist is 50 kilogram. If she/he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? So let us start with first writing down what are given parameters. दिया हमको क्या क्या बता दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या बताया है? रेडियस, और ये क्वेश्चन है वेल ऑफ डेथ का, अगर आपको याद होगा तो इन केस ऑफ वेल ऑफ डेथ, well of death is vertical cylindrical wall inside which a vehicle performs horizontal circular motion. तो ऐसा है। and you must remember इस केस में कौन कौन से फोर्सेस थे? एक था फोर्स mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो यहां पे एक फोर्स है mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
इसका मतलब ऑब्जेक्ट शुड फॉल डाउन, लेकिन वो नीचे गिरता नहीं है, तो ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स था, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आपको थियरी याद है, mg अगर डाउनवर्ड्स है तो द बॉडी विल डायरेक्टली गो डाउन, नीचे जाएगा बॉडी, लेकिन जाता नहीं है। जाता नहीं है मतलब किसी ने तो बैलेंस किया है, किसने बैलेंस किया है? फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस कर दिया। देन आपको याद होगा और एक फोर्स था नॉर्मल रिएक्शन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। गुड। अब इक्वेशन आपको याद नहीं भी होंगे तो हम लोग वापस एक बार डिराइव कर लेंगे। क्या फाइंड करना है पहले देख लो। क्या फाइंड करना है? मिनिमम स्पीड। तो इफ यू डू नॉट रिमेंबर, फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार और बता देता हूं। एज यू कैन सी, फ्रिक्शनल फोर्स ने mg को बैलेंस किया, तो पहला हमारे पास था Fs इक्वल टू mg। उसके बाद हम व्हाट डू वी सी इज, हमको ये दिखता है कि नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर है, मतलब वो क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां पे r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देन और क्या पता है? हमको पता है Fs मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा म्यू n से कम होता है या इक्वल होता है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू n। इक्वेशन नंबर 3 करेक्ट। सब्स्टिट्यूट कर दो तो mg is less than equal to mu s and normal reaction is mv square by r, m और m कैंसल। यहां से हमको मिल गया v स्क्वायर इक्वल टू, शिफ्ट कर दिया, आर जी अपॉन म्यू एस। तो v, अब वैसे क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब यू कैन सी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जब रूट लोगे तो मिनिमम मिलेगा, v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, राइट। तो ये फॉर्मूला लगने वाला है हमको, तो पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कौन कौन सा लगने वाला है। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन क्वांटिटीज में हमारे पास है नंबर 1 रेडियस r, and r is 6.05 मीटर, r is 6.05 मीटर। और क्या दिया है? म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5, म्यू एस इज 0.5, एंड बाकी कुछ बताया नहीं है, मास बताया है, मास m इज 50 kilograms। यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना था हमको? नंबर 1 मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, राइट। एंड दूसरा हमको ये भी पूछा था, अगर हमने स्पीड इंक्रीज कर दिया 20% से, मतलब पहले तो मिनिमम स्पीड फाइंड करो, और अगर स्पीड को 20% से इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना चेंज होगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि ये होता है म्यू एस एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मली एम इंटू जी, राइट, नॉर्मली एम इंटू जी। देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो फिर स्पीड 20% से बढ़ाओ या 2% से बढ़ाओ या 200% से बढ़ाओ, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। देन फॉर्मूलाज, फॉर्मूला हमको लगने वाला है और हमने पहले लिख दिया, ही पे लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड एंड फॉर्मूला डन। देन V minimum is under root of R, R is 6.05, G की वैल्यू 10 ले लो अपॉन 0.5। नाउ 0.5 मतलब कितना? 5 into 10 power minus 1, तो 0.5 आप इसको लिख सकते हो 5 into 10 power minus 1, ऊपर था 6.05, यहाँ पे है 10, देन यू हैव 5 into 10 power minus 1, ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 1 एंड 1.21, वेरी गुड, दिस इज 1.21, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 100, तो 1.21 into 100, क्योंकि 10 और 10 100, 121 का रूट मतलब 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, विच इज म्यू एस एम जी। म्यू एस की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 50,
जी की वैल्यू 10, राइट, करेक्ट। कितना आएगा? 250 आएगा पक्का? थिंक अगेन, इज दिस 250 श्योर? यस। तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 0.5, 25, तो 250 न्यूटन। देन हियर यू विल से force of static friction, force of static friction will not change, force of static friction will not change with change in velocity, change in speed मतलब will not change with change in speed, क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, with change in speed. So this is what you will get done. This is how you are supposed to solve this question. Okay, so pay attention here. In the textbook answer is given as 500. क्यों? क्योंकि वहां पे म्यूएस से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। अगर आप म्यूएस से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो 500 मिलेगा, लेकिन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हो और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट। तो आंसर विल बी 250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pendulum consisting of massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as conical pendulum. Its bob now performs 75 revolutions per minute, rpm मतलब revolutions per minute. Calculate kinetic energy and increase in gravitational potential energy of the bob. Use pi square equal to 10. अब पहले तो क्वेश्चन समझ लो, डिफरेंस क्या है। हमने जो कोनिकल पेंडुलम का थ्योरी देखा है वैसा ही है, सिर्फ ओनली डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे हम जो ये एंगल लेते हैं दिस इज स्मॉल एंगल। अगर एंगल स्मॉल होगा, इफ एंगल इज स्मॉल, इन दैट केस ये जो बॉब है, क्योंकि पेंडुलम पहले ऐसा था, फिर आपने शिफ्ट किया, उसको शिफ्ट किया, मूव किया, डिस्प्लेस किया, देन इफ यू लुक हाइट इज मोर और लेस द सेम। तो स्मॉल एंगल के लिए हाइट ये लगभग सेम होता है, मतलब 0 हाइट होता है इन शॉर्ट, क्योंकि हाइट आप यहीं से मेजर कर सकते हो या फिर कहीं और से मेजर किया तो भी चलेगा। सो द आइडिया हियर इज, जब आप स्मॉल एंगल लेते हो तो उस केस में हाइट इस पॉइंट का या फिर ये बी पॉइंट का सेम होता है। जब हाइट सेम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला है इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ऐसा कुछ लिखा हो, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यू शुड नो। उस केस में ऐसा है, आपके पास एक पेंडुलम है, गुड, तो इसको आपने डिस्प्लेस किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज एट लार्ज एंगल, तो ये एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा तो हाइट चेंज होगा, और हाइट चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए। एंड नाउ दिस इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, गुड। तो दिस पेंडुलम परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस, गुड। देन आपको ऑलरेडी पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये डिस्टेंस भी है L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये था सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा है, तो अगर आपको वेक्टर्स याद होगा फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, तो ये L का प्रोजेक्शन मतलब शैडो अगर आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा L cos थीटा। कैसे आया बता देता हूं, नो प्रॉब्लम विद दैट। इसको हम बोल देंगे y, ये डिस्टेंस जो इसको y बोल दो। व्हाट इज cos थीटा बाय डेफिनेशन? एडजेसेंट साइड मतलब y अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब L, तो y इक्वल टू L cos थीटा, दिस इज व्हाट यू हैव, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है इसको L cos थीटा, तो ये पता होना चाहिए। देन आगे क्या क्या बताया है आपको? आपको बताया है स्ट्रिंग का लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 0.2 मीटर। तो गिवन डेटा में सबसे पहले आपको बताया है लेंथ L of the string which is 20 centimeter which is 2 into 10 power minus 1 meter. Then mass of the bob, ये जो पेंडुलम का बॉब है इसका मास 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, तो 100 into 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम, मतलब बेसिकली 10 पावर माइनस 1 बचेगा ये, तो ये आएगा 0.1 किलोग्राम, 10 पावर माइनस 1 किलोग्राम। देन आगे और क्या बताया है? द बॉब परफॉर्म्स 75 रिवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में 75 चक्कर काटेगा ये, 75 टाइम्स। तो आई टोल्ड यू रिवोल्यूशंस पर मिनट मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, 75 रिवोल्यूशंस पर मिनट। रिवोल्यूशंस पर मिनट को आरपीएम भी लिखते हो, यू शुड नो। एसआई यूनिट इज रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो एक मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा रिवोल्यूशंस पर सेकेंड में। 75/60 इज 5/4, 15 5 एंड 15 4, तो ये आ गया आपके पास रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस। तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया। देन आपको फाइंड क्या क्या करना था? काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको फाइंड करना है नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली डेल्टा पीई, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड। हम इसको पहले काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लेंगे एंड बाद में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पहले हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर्मूला मैं डायरेक्ट जाता हूं सॉल्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो यू शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा ही, हाफ mv², राइट। एंड देन आप सबको ये भी पता है कि कोनिकल पेंडुलम के केस में v² इज rg tan थीटा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं कैसे आया। तो फोर्सेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फोर्स है mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहाँ पे आपके पास एक फोर्स है टेंशन फोर्स विच इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पे आपने रस्सी को बांध के रखा है, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, और ये टेंशन का कॉस कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा टेंशन का, वो होगा यहाँ पे टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा इसने mg को बैलेंस कर लिया, टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशंस अगर पता नहीं है तो पहले से ही पता कर लो, यू शुड नो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग, बट आपको पता होना चाहिए। टी कॉस थीटा ये था mg, और टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, व्हेन यू डिवाइड दीज टू, टी कैंसल, mm कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan, tan थीटा इज v²/rg, तो v² इक्वल टू rg tan थीटा। तो ये अभी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कोनिकल पेंडुलम ये वर्ड आप सुना आपने, तो इमीडिएटली पता होना चाहिए कि v² इज rg tan थीटा। गुड, यहां तक क्लियर। हमारा टास्क था काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। हमको m पता है, बताया ना, m पता है। g की वैल्यू 10 ले लेंगे, और 10 कितना लेना है? π², राइट। तो g की वैल्यू 10 ले लेंगे हम लोग। देन डू यू नो r? नहीं पता। r मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, मतलब बेसिकली रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है रेडियस। ये r हमको नहीं पता, बट वेट अ मिनट, ये r अगर आपको फाइंड करना है तो बाय डेफिनेशन साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से r क्या मिल जाएगा? L साइन थीटा। तो यू विल गेट r इक्वल टू L साइन थीटा। मतलब हमको यहां से r भी पता लग गया। तो इसको आप लिख सकते हो, व्हाट यू कैन डू हियर इज 1/2 m L साइन थीटा इंटू g tan थीटा। यहां तक क्लियर? अगर आपको थीटा की वैल्यू मिल गई तो साइन थीटा और tan थीटा भी मिल जाएगा।
तो अभी अगला हमारा टास्क रहेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कुछ इंफॉर्मेशन है वही यूज कर सकते हो, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एन। एन एन से आपको मिल जाएगा ओमेगा। ओमेगा इज 2πn। तो यह आ जाएगा 2π और n की वैल्यू कितनी है 5/4। तो यह आ जाएगा 5π/2। 1 and 2 जा। ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड ओमेगा मिल गया। देन स्टिल हाउ डू यू फाइंड आउट थीटा? थीटा कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट थीटा, यही तो करना है ना। थीटा मिल गया तो हो गया। तो लुक एट द डायग्राम। डायग्राम से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि हाउ यू फाइंड आउट थीटा। हाउ डू, सम फॉर्मूलाज कुछ तो यूज करोगे। एन से आपको और एक चीज मिल सकता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मिल सकता है। टाइम पीरियड का इक्वेशन याद है, 2π√L cos थीटा बाय जी। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन याद होना चाहिए। अब ऐसा है कि यहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 5/4। तो टाइम पीरियड कितना होगा 4/5 सेकेंड्स। मिल गया। हमेशा याद रखो कि चाहिए क्या चाहिए, वो जो आपको फाइंड करना है वहां तक कैसे पहुंचोगे। देन टाइम पीरियड मिल गया तो टाइम पीरियड का इक्वेशन याद होना चाहिए। टाइम पीरियड इज 2π√L cos थीटा बाय जी। और cos थीटा की वैल्यू ऑफ 1 तब सब्स्टिट्यूट करते हो जब एंगल स्मॉल हो। मैंने यहां पहले ही बता दिया कि एंगल स्मॉल नहीं है, राइट। तो यहां से इसको अगर आप स्क्वायर करते हो, इसको स्क्वायर करते हो तो t² इक्वल टू 4π² L cos थीटा बाय जी। फ्रॉम हियर t की वैल्यू कितनी थी 4/5, उसका स्क्वायर कितना 16/25 इक्वल टू 4π², 4π² एंड L cos थीटा बाय जी। यहां से 1 जा एंड 4 जा, π² और g कैंसल, क्योंकि π² की वैल्यू 10, g की वैल्यू भी 10। तो यहां से आपको मिल जाएगा L cos थीटा इज 4/25। तो एक काम कर लेना, जब डिनोमिनेटर में 25 दिखे, इफ यू सी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, करेक्ट। तो क्यों ऐसा करने से क्या होगा 4 × 4/25 × 4 मतलब 16/100। 16/100 कितना होता है 0.16। तो L cos थीटा इज इक्वल टू 0.16। यहां से मिल जाएगा cos थीटा। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0.16/L, करेक्ट। L कितना दिया है आपको, दिया है ना L। L की वैल्यू कितनी दी है हमको 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻1 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो अब स्टेप बाय स्टेप यहां से cos मिल जाएगा, cos मिल जाएगा तो sin मिल जाएगा, sin मिल गया, cos मिल गया तो tan मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.16/0.2। हाउ मच इज दिस 0.08। cos की वैल्यू 0.8 तो sin की वैल्यू 0.6 ही होती है, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा अगर 1 है तो यह आ जाएगा 1 - cos² थीटा। तो 1 - cos² 0.8 का स्क्वायर 1 - 0.64 मतलब 0.36। ये आ गया sin²। तो sin थीटा कितना 0.6 मिल गया। ये sin मिल गया, cos मिल गया, तो tan थीटा मिल जाएगा। व्हाट इज tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6/0.8 मतलब 3/4 मिल गया आपको। गुड। देन ये सारा आपको डेटा मिल गया, तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बना के रखा है 12m।
हाफ m l sin थीटा, l sin थीटा, g tan थीटा, राइट। तो m की वैल्यू 10 पावर माइनस 1, l कितना है 0.2, साइन थीटा कितना आया 0.6, g की वैल्यू कितनी लोगे 10, tan थीटा कितना है 3/4, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये 1 जा एंड 0.1। अब 10 पावर माइनस 1 और 10 कैंसल, 0.1 and 0.6 is 6 into 10 power minus 2 और ये आ गया आपका 3/4। गुड, तो 2 जा 3 जा 3 into 3 9, 9/2 4.5 into 10 power minus 2, तो कितना आ गया ये 0.045 जूल। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे भी करेक्शन है, 0.45 लिखा है, that is 0.045, करेक्ट। ये हो गया आपका पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज काइनेटिक एनर्जी। तो कैलकुलेशंस यू शुड डू बाय योरसेल्फ, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था कैलकुलेशन करना, यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज एंड देन जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करो। 0.045 ऑफ कोर्स जूल्स में आएगा क्योंकि दिस इज एनर्जी, एनर्जी इज ऑलवेज इन जूल्स। नाउ हमारा सेकेंड पार्ट रह गया, सेकेंड पार्ट था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंक्रीज। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। अगेन आपके पास एक पेंडुलम है, क्वेश्चन तो वही है तो इट विल रिमेन द सेम। देन इस पेंडुलम को आपने डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाया एंड ऑब्वियसली बाकी के जो पैरामीटर थे सारे के सारे सेम होंगे। दिस विल बी L, this will be L, this over here। अब यहां पे if you check, if you see, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो यहां पर, this angle is थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट मैंने बताया था आपको, ये आएगा L cos थीटा, जिसको आपने y बोला L cos थीटा, L cos थीटा। हाइट आप मेजर करोगे नीचे के पॉइंट से, नीचे मतलब बेसिकली फ्रॉम दिस, मतलब जब आपने पेंडुलम को डिस्प्लेस नहीं किया वहां से हाइट मेजर करोगे तो ये हाइट आ जाएगा h, दिस हाइट इज h। अब एज यू सी ये जो कंपोनेंट था ये था आपके पास L cos थीटा, तो दिस वाज L cos थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है L cos थीटा, उसको मैं अगर पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो ये भी आएगा L cos थीटा, तो ये क्या आ गया L cos थीटा। और आपको पता है ये टोटल कितना है L, इसका मतलब ये L इज नथिंग बट L cos थीटा प्लस हाइट h। तो हाइट आपको मिल जाएगा L माइनस L cos थीटा, L कॉमन निकाल लो 1 माइनस cos थीटा, राइट। हमको फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पीई। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, mgh, h इज L इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। m आपको पता है ना, मास 10 पावर माइनस 1 किलोग्राम, क्योंकि 100 ग्राम मास दिया था आपको। इफ यू रिमेंबर मास कितना था 100 ग्राम, मतलब 10 पावर माइनस 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे 10 पावर माइनस 1, जी की वैल्यू कितने लोगे 10, एल की वैल्यू कितनी थी 0.2, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आया था 0.8, 0.8, 10 पावर माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, ये आ गया आपके पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 0.2 अगेन, 0.2 मतलब वापस से 2 इंटू 10 पावर माइनस 1। तो टोटल आपको मिल जाएगा ये सब करके 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल, मतलब 0.04 जूल। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज।